तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो 11th एएमयू एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। तो अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लास्ट मोमेंट पे कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, डर भी लग रहा होगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए, अभी क्या तैयार करना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर मेरा कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर पे हम क्या ले जा सकते हैं, पेपर कैसा होगा। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके पास। तो वो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनकी वजह से घबराहट है, परेशान हैं आप, कन्फ्यूजन है, वो सब क्लियर करने के लिए आपके पास एक वीडियो आ गया है। तो इस वीडियो को देखिए, आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखें। इस वीडियो में पूरा जो वीडियो होगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे वीडियो में हर क्वेरी जो मन में आ रही है वो क्लियर होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड पर हम कर लेते हैं बात कि एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो चुके हैं। अगर एडमिट कार्ड्स अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र पर या लैपटॉप के ब्राउज़र पर सर्च कर लोगे amucontrollerexams.com। amucontrollerexams.com टाइप करने के बाद आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो इंटरफेस दिखेगा उस पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देखिएगा, लिखा होगा एडमिट एडमिट कार्ड फॉर वेरियस कोर्सेज 2024-25। ठीक है। तो आप क्लिक करोगे उस लिंक पर तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे। तो अगर आप 11th एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए होंगे तो आप SSSC पे क्लिक करोगे। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉमर्स और एक होता है साइंस। तो अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप, साइंस के लिए अप्लाई किया है आपने, तो साइंस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया होगा या फ़ोटो लिया होगा या कोई डाउनलोड करके आपके पास कोई फॉर्म आया होगा। तो आप देखो उस पे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आप डाल दोगे, आप डाउनलोड कर लोगे, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा एडमिट कार्ड। उस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये प्रिंट आउट जो A4 शीट के पेपर पर निकलेगा, ये आपको ले जाना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा? एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। ठीक है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा होगा देखने में आपका एडमिट कार्ड। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ये वही एप्लीकेशन नंबर है जिसकी हेल्प से अभी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। इन नंबर्स को याद रखिएगा, मतलब ये तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन का नंबर कहाँ लिखा है, रोल नंबर कहाँ लिखा है, क्योंकि जो आपको OMR शीट मिलेगी या जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पे ये नंबर्स लिखने पड़ सकते हैं। तो उस टाइम पर ये पैनिक सिचुएशन में आप ना आएँ कि रोल नंबर कहाँ है, रोल नंबर कैसे पता लगेगा। तो सब इस पे लिखा हुआ है। तो आपको रोल नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ओके। ये किसी स्टूडेंट का है एडमिट कार्ड, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो नहीं पहुँचनी चाहिए थी किसी तक, वो मैंने हाइड कर दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ग्रीन कलर का आपको दिखेगा। ओके। आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपका नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ मेल या फीमेल जो भी है आपका जेंडर वो लिखा होगा। देन एक्सटर्नल लिखा होगा। अगर आप AMU में अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप ऑलरेडी AMU में हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, तो एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिखा होगा। ओके। उसके बाद स्क्राइब रिक्वायर्ड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो देख नहीं सकते हैं। ओके। यहाँ पर मदर्स नेम लिखा होगा और यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका फ़ोटो यहाँ पर लगा होगा ना, एग्जैक्ट यही एक फ़ोटो आपको कम से कम और चाहिए होगा। ओके। और वो फ़ोटो आप यहाँ पर लगा लोगे। ओके। सेम फ़ोटो आप यहाँ पर अटैच कर लोगे और उसके बाद में आपको साइन भी करना पड़ेगा। फ़ोटो आप अटैच कर लीजिएगा पहले ही, और साइन जब आप पहुँचोगे तो इन्विजिलेटर ही करवा लेगा आपसे, वो बता देगा कहाँ साइन करना है, आप कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी आपको साइन करना है, लेकिन ये साइन अभी नहीं करना है, ये साइन आपसे इन्विजिलेटर ही करवाएगा। तो आपको इन्विजिलेटर के सामने ये साइन करना है, पहले से मत कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको डाउट हो ना कि पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरा एडमिट कार्ड में मैं कुछ गलत फिल कर लूँ, पहले से फिल कर लूँ, तो आप 2 एडमिट कार्ड्स भी लेकर जा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको कुछ टच नहीं करना है, ये इन्विजिलेटर के लिए है। और इसके नीचे देख लो, यहाँ पर आपके सेंटर का नाम होगा और सेंटर का कोड होगा। ओके। टेस्ट सेंटर नेम, तो जैसे इस स्टूडेंट का जो टेस्ट सेंटर है वो है श्री जय नारायण PG कॉलेज। ओके। ये लखनऊ में है, एड्रेस भी लिखा हुआ है। और देखो ये सेंटर का कोड है 354। तो हो सकता है जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपसे सेंटर कोड पूछा जाए, तो आप वो सेंटर कोड जो भी आपके एडमिट कार्ड में पड़ा है वो डाल दोगे। इनका 354 है तो ये 354 डाल देंगे। ओके। किसी स्टूडेंट का 162 है तो 162 डालेगा।
तो अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग सेंटर कोड होता है। ओके, ये 354 सभी सेंटर्स का कोड नहीं है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कोड क्या है। देन डेट आपको मालूम है 27 अप्रैल 2025 और टाइम रहेगा 10 बजे। लेकिन 10 बजे का मतलब 10 बजे पहुंचना नहीं है, आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। ओके, ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच पाएँ और वहां पर जा कर के थोड़ा काम रहकर बैठ सकें, कुछ रिविज़न वगैरह मन कर सकें। ये पेपर होगा 2 घंटे का और इन 2 घंटे में करने होंगे 100 क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एडमिट कार्ड पर ही आपको बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स वगैरह लिखे हुए दिखेंगे। तो आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लोगे, फॉलो कर लोगे। ऐसा ना हो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद पता लगें, फिर आप पछताओ कि आपने तो सही से पढ़ा नहीं था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे पहला कि आप अपना वैलिड एडमिट कार्ड लेकर जाओगे जो A4 शीट के पेपर पर होगा। ओके, हो सकता है प्रिंट आउट जब निकालोगे तो एक नहीं वो 2 पेजेस पे निकले, तो आप दोनों पेजेस पे स्टेपल कर लीजिएगा या स्टिक कर लीजिएगा, दोनों लेके चले जाइएगा। आपके पास एक फ़ोटो आईडी भी होनी चाहिए। ओके, फ़ोटो आईडी में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ओके, तो किसी भी तरह का कोई ऑथोराइज्ड आप आईडी प्रूफ ले जाओगे और ये आईडी प्रूफ कंफर्म करेगा कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आया है और जिसका एडमिट कार्ड है वो दोनों सेम ही हैं, कोई गलत पर्सन नहीं आ गया है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको एक फ़ोटो ले जाना, बता चुका हूँ ना मैं कि आपको एक फ़ोटो भी ले जाना है, ठीक है ना। और बेटर ये होगा कि आप 2-3 एक्स्ट्रा ही फ़ोटो लेते जाइए। हाँ, ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट वही फ़ोटो ले जाना है जो आपको एडमिट कार्ड पर अटैच्ड मिलेगा। जब आपने एएमयू का फॉर्म फिल किया होगा ना तो एक फ़ोटो लगाया होगा, एग्जैक्ट वही फ़ोटो ले जाना है और छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है, बड़ा फ़ोटो नहीं ले जाना है। ओके, देन हाँ, पेन में ध्यान रखिएगा। ओके, पेन कैसा ले जाना है? सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब वो पेन के अंदर जो रिफिल है ना वो उसकी दिखनी चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि आपका पेन ट्रांसपेरेंट ना हो और एग्जामिनर को लगे कि पेन के अंदर भी आप कोई चीटिंग के लिए मटेरियल ला सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल पेन ले लीजिएगा। सिंपल पेन 5 रुपये का 10 रुपये का मिलता है, वो ले लीजिएगा। और ये ब्लैक या ब्लू कलर का ही होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, पिंक नहीं होना चाहिए। 2 ही कलर्स अलाउड हैं, ब्लैक या ब्लू। और कैसा होना चाहिए? बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। ओके, आईडी के लिए देखो यहाँ पर बहुत सारी आईडीज़ लिखी हैं, इनमें से कोई भी आईडी ले लोगे आप। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वहाँ मुझे प्यास लग सकती है, गर्मी के दिन है प्यास लग सकती है, तो आप पानी के लिए एक बॉटल लेकर जाओगे। लेकिन वो पानी की बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी पानी की बॉटल जिसमें बाहर से दिख रहा होगा कि पानी है। ओके, ऐसा ना हो कि वो ओपेक हो या ट्रांसल्यूसेंट हो और दिख ना रहा हो कि बॉटल के अंदर रखा क्या है, फिर एग्जामिनर अलाउ नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उसी बॉटल के अंदर लोग कुछ और भी चीज़ें ला सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ आइटम्स देख लीजिए जो अलाउड नहीं होंगे। ओके, टेक्सचुअल मटेरियल मतलब कोई पेपर, बुक का या नोटबुक का, ये सब अलाउड नहीं होंगे। प्लास्टिक पाउच है, कैलकुलेटर है, तो ये आप पूरा पढ़ लो लिस्ट अच्छे से। आपके एडमिट कार्ड पे आप बैक साइड में देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। इसके बाद आपको वहाँ पर एक सीट अलॉट की जाएगी। जो सीट आपकी अलॉटेड होगी, जहाँ पर आपका रोल नंबर या नाम लिखा होगा, वहीं पर आपको बैठना है। आप किसी दूसरी सीट पर बैठ नहीं सकते हो। ओके, अगर आप ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करोगे तो फिर कैंसिल भी हो जाएगा आपका एग्ज़ाम आपके लिए। देन आते हैं फ़ोटोग्राफी पर। कभी कभी वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में फ़ोटोग्राफी होती है, मतलब वो वीडियो बनाते हैं। तो जब वीडियो बना रहे होंगे और आपके पास आएंगे तो उस टाइम पर अपनी नेक या सर को ऊपर कर लोगे ताकि वो आपका चेहरा देख सकें, तो पहचान भी हो सके कि एग्ज़ाम देने वाला बंदा सही है। ओके, जिसने फॉर्म फिल किया था, जिसका फॉर्म फिल किया गया था वही एग्ज़ाम देने के लिए आया है। देन वाइटनर या करेक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। OMR को बहुत संभल कर आपको फिल करना होता है, क्योंकि OMR में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी ना तो उसको फिर करेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि करेक्ट करने के लिए वाइटनर अलाउड नहीं होता है। ओके, कोई भी करेक्शन फ्लूइड अलाउड नहीं होता है। ब्लेड की हेल्प से सर उसको पेपर को ज़रा सा हम खुरश देंगे तो पेपर थोड़ा रिमूव कर देंगे, फिर दिखेगा नहीं क्या गलती हुई थी। ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो आपको OMR पर कुछ भी फिल करने से पहले, कुछ भी बबल करने से पहले बहुत सोच के करना है, ये मानकर कि अब ये जो भी मिस्टेक हो गई है वो दोबारा सही नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप आंसर पहले मार्क कर दें, नाम कुछ गलत लिख दें, रोल नंबर गलत लिख दें और बाद में सोचें कि अब सही कैसे होगा, तो वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले से ही केयरफुल रहना है इसको लेकर। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा जो भी 11th एंट्रेंस के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें याद रखना है
कि नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं हर गलत आंसर करने के लिए। ओके, हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हो, उसका आंसर देते ही नहीं हो, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपने आंसर दिया और वो आंसर हो गया गलत, तो 0.25 मार्क्स माइनस में हो जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे जो भी आप रिजल्ट लाओगे। तो ऐसे एग्जाम्स जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें सजेस्ट किया जाता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है, मत दो उसका आंसर। ओके, रिस्की है। आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम हो उनके आप आंसर दीजिए, और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मालूम है उनको आप स्किप कर दो। स्किप करना बेटर है, क्योंकि स्किप करने में आपको 0 मार्क्स मिले, लेकिन स्किप नहीं किया और गलत हो गया तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिले, जो मार्क्स मिले थे उसमें से भी कटने शुरू हो गए। तो अक्सर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है, उनका रीज़न ये भी रहता है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे वो कर दिए, और बाद में वो गैस करने लगे। तो गैस करने से अक्सर लॉस होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गैस करो, नहीं आता है तो छोड़ देना। ओके, चलें और भी पढ़ लीजिएगा रूल्स। OMR की फिलिंग पर आते हैं। तो OMR को जो फिल करना है या बबल करना है, वो आपको प्रॉपरली करना है। आपको कहीं पर ऐसा डाउट लगे ना कि क्या करना है, तो आप वहाँ पर इन्विजिलेटर जो अवेलेबल होगा, उससे आप हेल्प भी ले सकते हो, उससे आप बात कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो थोड़ा सा देख लो, OMR कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है, तो आप अपना नाम लिख दोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहम्मद उस्मान, तो वो कैसे लिखेगा? वो अपना नाम लिखेगा, जो भी उसका डॉक्यूमेंट पर नाम है, जो उसका एक्चुअल नेम है किसी डॉक्यूमेंट पर, तो वो मोहम्मद लिखेगा। ओके, देख लेना, मोहम्मद की स्पेलिंग भी वारी कर सकती है सभी की। कुछ लोग MU करके लिखते हैं, कुछ लोग MO से लिखते हैं, कुछ लोग MOHD ही लिखते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर है वही आपको लिखना है। ओके, मोहम्मद लिख दिया, अब स्पेस दोगे आप। ओके, और आप दूसरा नाम लिखोगे जो भी आपका है, उस्मान है या जो भी नाम है आपका। ओके, अगर इसके भी आगे कुछ नाम है, थर्ड नेम है, तो फिर आप एक स्पेस देकर आगे लिख दोगे। ठीक है ना? अब ये कैंडिडेट को फिल करना है, और आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना साइन करना है। ठीक है ना? और साइन के साथ डेट भी डालनी है। डेट क्या होगी, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे 27 अप्रैल को, तो 27 अप्रैल ही डेट होगी। पूरी डेट डाल दीजिएगा, डे और मंथ और ईयर के साथ। देन क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर बुकलेट नंबर लिखा होगा। ओके, वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ध्यान रखो, जहाँ भी आपको जब भी कुछ ऐसा लगे ना, कन्फ्यूजन हो गया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना है, या ऐसा ना हो कि मैं कर दूँ गलत हो जाए, तो आप एग्जामिनर से बात कर लोगे, जो वहाँ पर होगा ना इन्विजिलेटर, उससे बात कर लोगे, वो हेल्प कर देगा आपकी। यहाँ इन्विजिलेटर ओनली देखो लिखा हुआ है, तो जहाँ पर इन्विजिलेटर ओनली लिखा हो ना, तो यहाँ पर फिल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इन्विजिलेटर फिल करेगा, आप कुछ मत करिएगा। ओके, भले ही आपको पता होगा कि आपका रोल नंबर क्या है, भले ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मालूम होगी, लेकिन आपको करना नहीं है। ये कौन करेगा? इन्विजिलेटर करेगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ देखो रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कुछ रोल नंबर होगा। मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 0, लेट्स से कि आपका रोल नंबर है 02871 ऐसे है ना। तो इसके नीचे बबलिंग करनी है, 0 के नीचे 0 की बबलिंग करनी है। 0 देखो ये लिखा है ना, 0 की बबलिंग कर दोगे, ऐसे प्रॉपर बबलिंग करोगे, इस सर्कल के बाहर भी नहीं जाना है और अंदर कुछ खाली भी नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से कर लो बबलिंग। ठीक है, ओके। और 2 के नीचे 2 को करोगे बबल। ओके, अच्छा, आपने एडमिट कार्ड में पढ़ा था कि वहाँ पर कैसा पेन अलाउ होगा? बॉल पेन अलाउ होगा, ब्लू या ब्लैक कलर का। पेंसिल के बारे में नहीं लिखा था ना, तो पेंसिल से काम नहीं चलेगा। हाँ, पेंसिल से रफ वर्क कर सकते हो। 8 के नीचे 8 को बबल कर दोगे। ओके, ऐसे बबल करिएगा। आई होप अभी आपको समझ में आ गया है। इसी तरह आप ट्रांजैक्शन आईडी फिल कर लीजिएगा। ओके, फंसेगा तो आप एग्जामिनर से बात कर लीजिएगा। सेंटर कोड जो आपको एडमिट कार्ड मिला था, उसमें नीचे की तरफ सेंटर लिखा हुआ था, सेंटर का नाम लिखा हुआ था कि किस कॉलेज में या किस स्कूल में आपका सेंटर गया है, और वहीं ब्रैकेट में सेंटर कोड भी लिखा हुआ था, तो वो यहाँ फिल कर दोगे। और जैसे ये बबलिंग की है वैसे यहाँ बबलिंग कर दोगे। क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ A है, B है, C है, D है, पेपर पे आप देख के लिख दोगे, एग्जामिनर से बात कर लोगे, कन्फ्यूजन होगा। ओके, ये तो आपके लिए है नहीं। उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो बबल कर दो, नहीं मालूम है तो स्किप कर दो। ओके, तो मान लेते हैं आपने पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है और वो आंसर B है, तो आपको यहाँ B की बबलिंग करनी है। ओके, B की बबलिंग करनी है, और कंफर्म होने के बाद ही बबल करना, क्योंकि अब अगर बाद में पता चला कि ये B गलत हो गया है, तो इसको सही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? इसको प्रॉपर बबल करना है, पहली बात। अगर आपने प्रॉपर बबल नहीं किया है तो आपके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए। ओके, हो सकता है उसके लिए कोई मार्क्स ना मिले, पहली बात। अगर आपने 2-2 को कर दिया बबल तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो हो गया गलत। ओके, आपने
चारों में से किसी को नहीं किया तो वो क्वेश्चन को स्किप्ड क्वेश्चन माना जाएगा कि आपने स्किप कर दिया है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। चलते हैं अब आगे नेगेटिव मार्किंग की तरफ। तो मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता चुका हूँ कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे हर गलत क्वेश्चन के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन छोड़ दोगे उसके लिए कोई मार्क्स ना मिलेंगे ना जाएंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस PYQs की तरफ। अभी मन में सवाल ये आ रहा है ना कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी कौन सी करें हम, क्या पूरा सिलेबस तो तैयार हो नहीं पाएगा। ओके, तो लास्ट मोमेंट पे आपने 5 महीने 6 महीने 4 महीने पूरा साल अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग की होगी प्रिपरेशन। तो जो आपने तैयारी की है ना, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कितनी तैयारी गई है। आपको पता है ना इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, 50%, 40%, 55% कुछ ऐसी जाती है। तो 100 में 55 मार्क्स लाना या 50 मार्क्स लाना अक्सर लोगों के लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, ये तो मैं फ़ील कर सकता हूँ, आपको ही पता होगा। ओके, तो आपको कोशिश ये करनी है ना कि जो आंसर्स मुझे मालूम है वो मैं सही कर दूँ, और जिन क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स नहीं मालूम है उनको स्किप कर दूँ। तो उम्मीद है कि इसी से मुझे 50, 55, 60 जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो 80 मार्क्स भी ला सकते हैं, 90 मार्क्स भी लाते हैं स्टूडेंट्स, 95 भी लाते हैं। इससे उनकी रैंक अच्छी हो जाती है, और अच्छी रैंक होने से आपको अच्छा स्कूल मिल सकता है AMU का। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मार्क्स ला करके बस एंट्री ले लो। आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि मैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाऊंगा, मेरी रैंक बहुत अच्छी आएगी, मुझे एडमिशन बड़ी आसानी से मिलेगा और मुझे कोई बहुत अच्छा स्कूल वहाँ मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो PYQs की तो आप प्रैक्टिस कर लो कम से कम। अगर आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, तो रिवीजन कर लीजिए आप। अगर नहीं किए तो PYQ ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले आप PYQ उठाओ पिछले साल का, मतलब 2024 का। उसके बाद उठाओ 2023 का। उसके बाद आप 2022 का करो। हाँ, जब आप PYQs करोगे ना, तो कभी कभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको लगेगा ये तो सिलेबस के बाहर है। जैसे आप 11th AMU के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो इंडो इस्लामिक वाला पार्ट है ना, उसमें इस्लामिक वाला पार्ट आप सिलेबस में नहीं है, वो कट गया है। तो आप वो पार्ट मत पढ़िएगा, और एक एडिशनल चीज़ आपको तैयार करनी पड़ेगी जो आपको PYQs में नहीं मिलेगी। बस पिछले साल के PYQ में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं मिलेगी, वो है इंग्लिश। तो 5 मार्क्स की अब इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो आप इंग्लिश की तैयारी बाहर से कर सकते हो। और इंग्लिश में वही चीज़ें पूछेंगे जो आपने क्लास 7th में 8th में 9th में 10th में पढ़ा है। ओके, लैंग्वेज के बारे में तो इंग्लिश की आप प्रैक्टिस कर लोगे अलग से, बाकी PYQs कर लोगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी PYQs कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, उनको मैं बोलूँगा कि वो मॉक टेस्ट कर सकते हैं। हमारी अपनी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी अभी आप ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो आपका कितना आ रहा है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं रिवीजन पर। ओके, तो रिवीजन में क्या है, जब आप कुछ पढ़ते हो ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप देखते होगे ना कि मैथ का कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया और आपको लगता है ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल जाता हूँ। ओके, ये मैं तैयार करता हूँ और 2 दिनों के बाद ये फॉर्मूला भूल जाता हूँ, या इस फॉर्मूले को पूरा मैं तैयार कर लेता हूँ, बस कुछ कहीं पर मैं बार बार मिस्टेक करता हूँ, कहीं है प्लस मैं माइनस कर देता हूँ, या माइनस है मैं प्लस कर देता हूँ, स्क्वायर रूट है वो भूल जाता हूँ। तो ऐसा कुछ भी आपको लगे ना कि मैथ में, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या किसी भी सब्जेक्ट में हो रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें अपने नोट्स पर बनाते रहा करो, साइड में लिखते रहा करो। ओके, उसको आप सर्कल कर दो या स्क्वायर कर दो कि मैं भूल जाता हूँ। तो उन्हीं चीज़ों का आप रिवीजन कर लो, क्योंकि कम टाइम में हम सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर लें कि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लें। तो आपने उम्मीद है कि सारी चीज़ें तैयार कर ली होंगी। हर चैप्टर के अंदर जब आप जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगता होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, यहाँ मैं बोलूँगा ये कुछ ऐसा है जहाँ मैं फँस सकता हूँ, तो बस उसी का रिवीजन करना शुरू कर दो। ओके, अभी हम लोग पूरा सिलेबस तो तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए हमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम चाहिए था, और अभी कितना टाइम बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा है, लगभग 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो 1 हफ्ते के अंदर क्या करो आप, हर चैप्टर के अंदर जाइए और वो चीज़ें देख लीजिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताई थी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लगता है कि एक फॉर्मूला है जो मैं भूल जाता हूँ, या फिर आपको लगता है कोई ट्रिक है जो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, उन सबको आप मार्क कर लो और उन सब का आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो अब तैयारी कर ही रहे हो तो पता होना चाहिए ना कि कितने मार्क्स ले आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक कट ऑफ पर मैंने वीडियो बनाई थी अलग से, उम्मीद है कि आपने देखी होगी। नहीं देखी थी या भूल गए हो तो दोबारा देख लो। 2023-24 मतलब पिछले साल जो कट ऑफ गई थी बॉयज़ के लिए, एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए 52 थी और इंटरनल बॉयज़ के लिए 37 थी। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल कोई स्टूडेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहा था, वो एडमिशन लेने आया था, तो लगभग 52 मार्क्स लाने पर उसका सिलेक्शन हो गया था, उसको एडमिशन मिल गया था। ओके, लेकिन अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट था जो पहले से ही AMU में था, तो उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, सिर्फ 37 मार्क्स, मतलब 37 मार्क्स आए और एंट्री मिल गई। ओके, गर्ल्स के लिए क्या था पिछले साल, एक्सटर्नल गर्ल्स को 50 मार्क्स लाने थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, और इंटरनल गर्ल्स को सिर्फ 35 मार्क्स लाने थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। ओके,
और ऐसा ही कुछ लगभग 2023 22-23 में हुआ था, राइट। तो यहाँ पर देखो कट ऑफ बहुत नीचे गई है, सिर्फ 45 मार्क्स पर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था बॉयज़ में, और इंटरनल का सिलेक्शन तो 32 मार्क्स पर ही हो गया था। ओके, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स का क्या हुआ था उस साल, 42 पर गर्ल्स को एंट्री मिल गई थी अगर वो एक्सटर्नल थी, और 31 पर एंट्री मिल गई थी अगर वो इंटरनल थी। तो आप देख रहे हो ये कट ऑफ चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए मैक्सिमम 55 है पिछले 3 सालों में, और इंटरनल बॉयज़ के लिए मैक्सिमम 38 है, गर्ल्स के लिए मैक्सिमम 50 है, और इंटरनल गर्ल्स के लिए मैक्सिमम 38 है। ओके, तो अगर इन 3 सालों में देखें तो ये जो साल है ना 2021-22, यहाँ पर कट ऑफ सबसे हाई गई है। तो ओके, मैं नहीं चाहूँगा कि इससे ऊपर कट ऑफ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है ना कि 55 के अराउंड मार्क्स आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप बॉय हो मतलब लड़का हो और आप एक्सटर्नल हो। अगर आप इंटरनल हो तो 38 मार्क्स के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद है। ओके, फिर भी रिस्क मत लो, आप कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट मैं रिजल्ट दे पाऊँ। 60 आ जाए तो और भी अच्छा है, 70 आ जाए तो और भी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका अभी जो हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं ना, उनमें उनका स्कोर 90% के भी ऊपर जाता है। कट ऑफ तो 50% के आसपास चाहिए, 40% के आसपास चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स परफॉर्म बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ओके, 95%, 90%, 80% भी कर रहे हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। तो टारगेट ये नहीं होना चाहिए, टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, तो वो जो बड़ी तैयारी ना वो आगे फिर बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में पहले समझ लेते हैं। पहला तो टाइम मैनेजमेंट इस बात को लेकर कि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चंस करने होंगे और आपके पास 120 मिनट होंगे। ओके, तो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होगा। लेकिन आप जानते हो ना, मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनको सॉल्व करते करते 2 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस करोगे, मान लेते हैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस आ गए और आपको 10 क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है कि मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। हर क्वेश्चन में 5 मिनट लग गया, तो 10 × 5 50। आप 50 मिनट्स में 10 क्वेश्चन सिर्फ कर पाए हो। अब बचे कितने, 70 मिनट्स बचे। आप 70 मिनट्स में आप बचे हुए 90 क्वेश्चंस करोगे तो आप पे प्रेशर आ जाएगा ना कि अब टाइम तो बहुत कम बचा है, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, और उस टाइम के प्रेशर में फिर आपसे होने लगेंगी मिस्टेक्स। हो सकता है आप ओएमआर प्रॉपर्ली फिल ना कर पा रहे हो सकता है ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 26 के आगे बबलिंग करनी थी और आपने धोखे से 36 के सामने कर दी या 27 के सामने कर दी। तो ये सब मिस्टेक्स तब होने लगेंगी जब आप प्रेशर में आओगे, और प्रेशर में तब आओगे जब आपको लगेगा टाइम घटने लगा है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी होती है। उसी के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए थे। अभी भी आप मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हो, बहुत सस्ती है, 100 रुपये के आसपास की है। तो वहाँ पर टेस्ट को देने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। ओके, तो प्रैक्टिस देने से फ़ायदा क्या होता है, आपने एक बार देख लिया कि मैं 2 घंटे में क्या कर पाता हूँ। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो 8 मॉक टेस्ट हमने रखे थे 11th के लिए। तो जो 8 मॉक टेस्ट दे चुका होगा, अभी भी 1-2 बचे हुए हैं, तो जो 8 मॉक टेस्ट दे देगा ना, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। इन सब का आइडिया होता है प्रैक्टिस से। दूसरी चीज़ जो ये है, वो है कि आप एग्ज़ाम डे के लिए टाइम टेबल बना लो। कुछ लोग जहाँ एग्ज़ाम उनका सेंटर पड़ेगा ना, वहाँ से दूर रहते होंगे। कुछ लोगों का एग्ज़ाम सेंटर उनके घर के पास हो सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन कुछ लोगों को तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम सेंटर उनके शहर में नहीं है, उनके गाँव में नहीं है, उनके टाउन में नहीं है, तो उनको 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनकी प्लानिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी। तो सभी की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम के डे वाले दिन कितने बजे उठोगे, कैसे ट्रैवल करोगे, खाने-पीने का इंतज़ाम, तो ये सब पहले से ही प्लान कर लो। और ध्यान रखो कि एग्ज़ाम से पहले पूरी रात पढ़ना नहीं होता है, आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है। तो कम से कम आप 5 घंटे, 6 घंटे का अपने ब्रेन को रेस्ट दें, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठो ना, तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर सके। जैसे हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी अगर रेस्ट करके आई है ना, तो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव होगी। अगर आप रात में सो कर आए हो, बॉडी को रेस्ट मिल गया है, तो अगले दिन आप थोड़ा एक्टिव हो गए, ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो। वैसे ही ब्रेन का भी होता है। ओके, ब्रेन से आपको सोचना है, आपको सॉल्यूशंस यहाँ से क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए ब्रेन का भी रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं पूरी रात पढ़ लेता हूँ, तो आपने पूरी रात पढ़ तो लिया, लेकिन ब्रेन को आपने रेस्ट नहीं दिया। ओके, तो अगले दिन फिर जब ब्रेन रेस्ट करके नहीं आएगा, तो वो प्रॉपर्ली सोच नहीं पाएगा, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा,
और जो आप रिज़ल्ट निकाल सकते थे 2 घंटे में वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए अपनी तैयारी आप करिए, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन लास्ट की जो 6-7-8 घंटे हैं ना, उस टाइम पर छोड़ दीजिए सब और ब्रेन को दीजिए रेस्ट। ओके? अच्छा जी। अ, अब स्टे काम। कभी-कभी घबराहट से भी काम बिगड़ जाता है। ओके? मेरे को आती है मैथ, मुझे आती है फिज़िक्स, मुझे आती है केमिस्ट्री, लेकिन मैं घबरा जल्दी जाता हूँ। तो घबराने की वजह से क्या होगा, काम ख़राब हो जाएगा। ओके? मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ, मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट मैच खेल लेता हूँ, लेकिन एक बार जब मैच हो रहा था तो मुझे चाहिए थे, मेरी टीम को चाहिए थे 1 ओवर में 12 रन और मैं प्रेशर में आ गया। वैसे तो बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मैं 1 ओवर में 12, 15, 18 रन बना लेता हूँ, लेकिन आज प्रेशर में आ गया और प्रेशर में आने की वजह से मैं 1 ओवर में 12 तो छोड़ो 6 रन भी नहीं बना पाया। तो प्रेशर में जब हम आ जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन फिर प्रॉपर्ली सोच नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पर फिर पैनिक होकर हम जो 2 घंटे में रिज़ल्ट निकाल सकते थे, वो हमसे नहीं निकलता है। हो सकता है आप इस काबिल हों कि आप 2 घंटे का एग्ज़ाम देकर 100 में 70 मार्क्स निकाल लेते हों या 80 मार्क्स निकाल लेते हों। लेकिन अगर आप प्रेशर में आ जाओगे, ओके, आप परेशान हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, तो यही रिज़ल्ट 70 से घटना शुरू हो जाएगा, 60-50 पे आने लगेगा, 40 पे आ जाएगा, 30 पे भी आ सकता है, ओके, और नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान रखिए, यू नीड टू स्टे काम, ओके। अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए और फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। और ये इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको फिज़िकली फिट रहना है, आपके हाथ-पैर प्रॉपर काम कर रहे हों, आइज़ प्रॉपर काम कर रही हों, ओके, बॉडी प्रॉपर काम कर रही है, तो उसके लिए आपको देखना है कौन सी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, कब मुझे सोकर उठना चाहिए, कब मुझे सोना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कब नहाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखो, इनका इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी स्टडीज़ पर। और मैंने क्या बोला, मेंटल हेल्थ, ओके। मेंटल हेल्थ कैसे कि ब्रेन को आप रेस्ट दो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत सोचो। जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए अच्छी हैं वो आप खाओ। ऐसी कोई चीज़ जो आपकी बॉडी को नॉरिशमेंट नहीं देगी, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो मत खाओ। ठीक है जी? अच्छा, तो सोना बहुत ज़रूरी है, बता चुका हूँ मैं। अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, ओके? अच्छे खाने का मतलब महँगा खाना ज़रूरी नहीं है। अक्सर महँगे खाने तो आपको ख़राब ही मिलेंगे। आप पिज़्ज़ा लोगे, बर्गर लोगे, ओके? आप सस्ती चीज़ें लो, अच्छी चीज़ें लो, हेल्दी चीज़ें लो, फ्रेश फ्रूट्स लो, ओके? और स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया है। बहुत सारी क्वेरीज़ भी क्लियर हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा? आपकी क्वेरीज़ क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ज़रूर बताइएगा, मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ आपके। कोई प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वो भी बातें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो सभी को वेरी वेरी गुड लक। उम्मीद है कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? मिलते हैं फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।